हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में ईयर 2002 के क्वेश्चंस को आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग ईयर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने ईयर 2000 एंड 2001 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया एंड अब हम लोग पहुंच चुके हैं ईयर 2002 के क्वेश्चंस पे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो किस वर्क को विलियम शेक्सपियर ने अपनी इन्वेंशन का फर्स्ट उत्तराधिकारी वर्क कहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीनस एंड एडोनिस। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे एंड कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। वीनस एंड एडोनिस को विलियम शेक्सपियर ने अपनी इन्वेंशन का फर्स्ट उत्तराधिकारी वर्क कहा है, और ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने इसे स्वयं और स्वयं के रूप में लिखा है। राइट। तो बात अगर वीनस एंड एडोनिस की हो रही है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। जैसा कि ये 1593 में पब्लिश हुआ है एंड ये जो वीनस एंड एडोनिस है ये एक नरेटिव पोएम है एंड ये डेडिकेटेड है थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को एंड ये एक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई एक 6 लाइन्स स्टेंजास की नरेटिव पोएम है। ये 6 लाइन स्टेंजास की एक नरेटिव पोएम है और इसमें जो राइमिंग स्कीम यूज हुई है वो है A B C C एंड ये जो पोएम है ये 199 स्टेंजास में लिखी गई पोएम है। 6 लाइन स्टेंजास की 199 स्टेंजास में लिखी गई पोएम है। टोटल लाइंस की बात करें तो 1194 लाइंस में लिखी गई है एंड इसका जो प्लॉट है वो बेस्ड ऑन पैसेज फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ओविड की जो मेटामॉर्फोसिस है वहाँ से इसका प्लॉट लिया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वीनस एंड एडोनिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन एज यू लाइक इट हु सेड टू हुम द फॉलोइंग, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। सारी दुनिया रंगमंच, एक रंगमंच है, एक स्टेज है। ये किसने किससे कहा है? तो ये जो लाइन है ये स्टार्ट होती है एक मोनोलॉग से जो कि बोला जाता है, यानी जो कि बोलता है। कौन बोलता है? जैक्स बोलता है। एक्ट सीन जो है इसका एक्ट सेकंड एंड सीन 7th में। राइट में जैक्स जो है ये ड्यूक सीनियर को बोलता है। ड्यूक सीनियर जो है ये रोजालिंड का फादर है एंड रोजालिंड जो एज यू लाइक प्ले है उसकी फीमेल प्रोटागोनिस्ट है। सो ये जो फ्रेज है ये बोली जाती है जैक्स के द्वारा एंड ये जो कंप्लीट कोट है वो है, all the world is a stage and all the men and women merely players, they have their exists and their entrance। ये कंप्लीट कोट है जो कि जैक्स के द्वारा बोला गया है, जिसमें इसने जो दुनिया है दुनिया की तुलना की है एक रंगमंच से, जीवन की तुलना की है एक नाटक से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैक्स टू ड्यूक सीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट। तो अबाउट शेक्सपियर ये क्वेश्चन हम जब ईयर 2001 को कर रहे थे तो उसमें भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीन। तो रॉबर्ट ग्रीन ने अपने एक पम्फलेट में विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए ये लाइन लिखा है, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, Stratford on Avon is the place where Shakespeare was born. Where is it located? तो ये जो जगह है वो लोकेटेड है वॉरविकशायर में। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, एवॉन जो है ये एक रिवर्स का नाम है, रिवर्स नेम है, रिवर का नाम है, और जो स्ट्रेटफोर्ड है ये ब्लेस का नाम है। तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन इन वॉरविकशायर में जो है विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड? द प्रिल्यूड जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। इसमें टोटल पार्ट्स हैं 14। तो प्रिल्यूड 14 पार्ट में डिवाइडेड है एंड इसकी 14 बुक्स हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु सेड मिल्टन दाउ सोल्डेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर? तो किसने कहा था कि मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित रहना चाहिए? दाउ सोल्डेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये कथन किसका था? विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था मिल्टन को, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट थी लंदन 1802, जिसको एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और टाइटल था टू मिल्टन। तो इस सोनेट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस सोनेट की ओपनिंग लाइन में बोला था कि मिल्टन दाउ सोल्डेस्ट विल लिविंग एट दिस आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम? इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीट्स ने। कीट्स ने विलियम वर्ड्स को इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा था। इगोटिस्टिकल सबलाइम का मतलब होता है अहंकारी उद्दांत। तो ऐसा जो है कीट्स ने ऐसा इसलिए कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ को क्योंकि उनके स्वभाव में और उनके लेखन में उनकी जो पृथकता थी, उनके जो तथ्यात्मक गुण थे, आत्मचिंतन का जो गुण था, इन सबको देखते हुए कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दिस ऑड्स कीट्स वंडर्स? डू आई मेक और स्लीप? डू आई मेक और स्लीप, मैं बनाऊं या सोऊं? तो अपने किस ओट्स में कीट्स ने ऐसा कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू द नाइट ट्रायंगल। तो ये सभी ऑट्स एमए में लगे हुए थे, और टू ग्रेसियन अर्न, और टू साइके, और टू नाइट ट्रायंगल, इन तीनों को हम सब ने एमए में पढ़ा होगा क्योंकि ये तीनों ही एमए में लगी हुए थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Here lies one whose name was right in water. Who is here spoken of? Here lies one whose name was right in water. यहाँ पे वो व्यक्ति लेटा है जिसका नाम पानी में लिखा गया है। तो ये किसके बारे में बात कही गई है? हु इज हियर स्पोकन ऑफ, ये किसके बारे में कहा गया है? कीट्स के बारे में या फिर सैली और नोल्ड वर्ड्सवर्थ, किसके बारे में कहा गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीट्स। कीट्स के बारे में ये लिखा गया है कहाँ पे? जो कीट्स का एपिटैफ है वहाँ पे ये इंस्क्राइब्ड है, ये जो लाइन है ये लिखी गई है
कि यहाँ वो व्यक्ति लेटा है जिसका नाम पानी में भी लिखा गया था। Here lies one whose name was right in water. Next question है, which volume of poetry by Keats contained a poem Hyperion? तो ये जो हाइपेरियन है ये थर्ड वॉल्यूम में आया था, थर्ड वॉल्यूम जो कि 1820 में पब्लिश हुआ। 1820 में थर्ड वॉल्यूम आया विलियम वर्ड्सवर्थ का, सॉरी यहाँ वर्ड्सवर्थ नहीं, कीट्स का जो है थर्ड वॉल्यूम 1820 में आया। और इस वॉल्यूम में जो हाइपेरियन है ये पब्लिश हुआ। इसके अलावा लामिया भी था और भी अदर वर्क्स थे। तो जो ये हाइपेरियन वर्क है ये एक अवेंडेंट एपिक है और टाइटेनोमाचिया पे ये आधारित है। और इसमें जो है ओलंपियंस के हाथों टाइटन्स के पतन के बाद उसकी निराशा के बारे में बताया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Keats was a victim of rap on the knuckles. The underline idioms denotes, ये जो underline idioms है rape on the knuckles, इसका क्या मतलब है, यानी ये किस चीज को डिनोट करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवर क्रिटिसिज्म, यानी कि कड़ी आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसेस? द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसेस के राइटर कौन है, इसको किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा बोथ, ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब, इन दोनों ने। तो द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसेस जो है चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब दोनों ने मिलके लिखा है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के बाद एडवेंचर्स ऑफ यूलिसेस लिखी गई, जिसमें जो है लैम्ब ने ट्रॉय से अपने राज्य इथाका तथा यूलिसेस की यात्रा की कहानी को फिर से बताया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हु इज कॉल्ड द एसेइस्ट पार एक्सीलेंस? तो किनको कहा गया एसेइस्ट पार एक्सीलेंस, यानी जो है उत्कृष्ट निबंधकार, किसको कहा गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है एसेइस्ट पार एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज लैम्ब एसोसिएटेड विद क्राइस्ट हॉस्पिटल? तो जो लैम्ब है, चार्ल्स लैम्ब है, वो कैसे जुड़े हैं क्राइस्ट हॉस्पिटल से? मैरी लैम्ब वॉज ट्रीटेड हियर, here he died, here he was educated, it was the hospital where he took birth। तो वो इसलिए जुड़े हैं चार्ल्स लैम्ब क्राइस्ट हॉस्पिटल से because here he was educated। At 7 years, Charles was sent to famous Blue Coat Charity School of Christ's Hospital। तो इस वजह से जो है चार्ल्स लैम्ब क्राइस्ट हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, सैली रोट अ पम्फलेट एट ऑक्सफोर्ड, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, बाय whom was he inspired? तो पीबी सैले ने एक पम्फलेट लिखा ऑक्सफोर्ड में, जिसका जो टाइटल था वो था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, यानी कि नास्तिकता की आवश्यकता। और ये किससे जो है इन्फ्लुएंस्ड होकर, यानी किन से इंस्पायर्ड होके उन्होंने ये लिखा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सैली सेटल एंड रोट हिज बेस्ट पोएट्री। तो जो सैली है ये कहाँ पे सेटल हुए और इन्होंने अपनी बेस्ट पोएट्री लिखी कहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसा। सैली went to Italy in 1880 after wandering here and there he finally settled in Pisa and wrote his best poetry। तो यहाँ वहाँ घूमने के बाद जो है 1818 में ये इटली चले गए और वहाँ इधर उधर घूमने के बाद जो है फाइनली ये पीसा में सेटल्ड हुए एंड वहाँ पे उन्होंने जो है अपनी बेस्ट पोएट्री लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, which one is Dickens इनकम्प्लीट वर्क। डिकेंस का कौन सा वर्क जो है वो इनकम्प्लीट था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एडविन ड्रोड। ऑप्शन नंबर बी, एडविन ड्रोड। जो एडविन ड्रोड है इसका फुल नेम यानी ये जो टाइटल है ये इसका पूरा इस तरीके से है, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रोड इज द फाइनल नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ये चार्ल्स डिकेंस का फाइनल नॉवेल है एंड ये जो है नॉवेल वॉज अनफिनिश्ड, कंप्लीट नहीं हुआ था, ये इनकम्प्लीटेड है एट द टाइम ऑफ डिकेंस डेथ। बिकॉज जो डिकेंस हैं इनकी डेथ पहले हो जाती है, इस वजह से ये जो नॉवेल है ये इनकम्प्लीट रह जाता है एंड इसके एंडिंग का कोई नॉलेज नहीं है, यानी कि इसकी जो एंडिंग है वो अननोन है। क्योंकि जब ये इस नॉवेल को लिख रहे थे चार्ल्स डिकेंस तभी इनकी डेथ हो जाती है 9 जून 1870 में इनकी डेथ हो जाती है एंड ये जो नॉवेल है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रोड ये अनफिनिश्ड रह जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडविन ड्रोड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लेडी डेडलॉक अ करेक्टर ऑकर्स इन डिकेंस। लेडी डेडलॉक का करेक्टर जो है वो डिकेंस के किस वर्क में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक हाउस। ब्लैक हाउस जो वर्क है चार्ल्स डिकेंस का, इसमें लेडी डेडलॉक का करेक्टर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम हैज बीन डेल्ट विद इन डिकेंस द ब्लैक हाउस। तो जो द ब्लैक हाउस वर्क है उसमें किस प्रॉब्लम से निपटा गया है डिकेंस के इस वर्क में? क्या आंसर होगा इसका? वर्किंग कंडीशन इन द वर्क हाउस, persecution of poor indebtedness, lost delays, abuse of charity school। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉस्ट डिले यानी कानून की देरी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टर्म्ड सैली एज मेलोपोइक। मेलोपोइक जो है ये टर्म किसने दिया सैली को? तो सही आंसर क्या होगा? आर्नोल्ड। जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे इन्होंने जो है सैली को मेलोपोइक कहा है। जो आर्नोल्ड थे ये टीवी सैली के बहुत ही बुरे आलोचक थे और इन्होंने जो है सैली को मेलोपोइक कहा है, मेलोपोइक का मास्टर कहा है। एंड मेलोपोइक का जो अर्थ है वो होता है दैट इज यूज ऑफ म्यूजिकल वर्ड्स हुज साउंड सजेस्ट द सेंस, यानी कि संगीतमय शब्दों का प्रयोग जिसकी ध्वनि से अर्थ का पता चलता है
इसलिए जो है सैली को मेलोपोइक कहा है आर्नोल्ड ने, क्योंकि इनकी जो राइटिंग्स है उसमें उन्होंने ऐसे शब्दों का यूज़ किया है कि जो इसकी जो है संगीत में शब्दों का प्रयोग एंड उसकी जो ध्वनि है उसकी ध्वनि से ही अर्थ का पता चलता है। तो इसी वजह से मेलोपोइक कहा है सैली को आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्नोल्ड टुक द थीम ऑफ हिज द स्कॉलर जिप्सी फ्रॉम जोसेफ ग्लैनविल्स बुक इंटाइटल्ड। तो जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे, इन्होंने जो स्कॉलर जिप्सी वर्क है इनका, जो कि आया 1853 में, इसकी थीम को जोसेफ ग्लैनविल्स के किस बुक के टाइटल से लिया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, नन। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो स्कॉलर जिप्सी है, द स्कॉलर जिप्सी 1853 में पब्लिश हुआ, ये बेस्ड है जोसेफ गॉनविल्स के द वैनिटी ऑफ डोमेटाइजिंग से। तो द वैनिटी ऑफ डोमेटाइजिंग इनमें से नहीं है। यहाँ पे द फर्स्ट मेजर मिसमैरिस्ट ये भी नहीं होगा, द वैगाबॉन्ड ये भी नहीं होगा, द स्कॉलर जिप्सी। तो सही आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि ये बेस्ड है द वैनिटी ऑफ डोमेटाइजिंग से, जो कि आया 1661 में ये। तो हमने टोटल 21 क्वेश्चंस को आज कंप्लीट किया एंड फर्दर क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।